तजर्बा वो कंघी है जो गंजा होने के बाद मिलती है। गंजा होने के बाद मिलती है, सही बात है। तो फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में मैं उस इलाके से बाहर जो है वो छठी जमात में निकला था। इंग्लिश तो दूर की बात है, उर्दू भी जो है वो गुलाबी पंजाबी मिक्स जो होता था। और स्कूल भी जो है हमारे गांव में नहीं था, बल्कि 2-3 मील जो है वो पैदल चल के स्कूल जाना पड़ता था। इस पूरी जर्नी को मैंने देखा AKUH ने अपने एलुमिनाई स्पॉटलाइट के अंदर भी जो है ना वो मेंशन किया हुआ है। पेन के टॉप पे लिखा होता है द नंबर 1 डैड। एक साइड हम देख रहे हैं डॉन BH आ रहे हैं, दूसरी साइड ये वाली है। उसने इखलाक अगर आपका सही है, बाकी सारी चीजें जो है ना उसमें कवर हो जाती है। जो प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन यहाँ आपको काम करके मिलती है ना, देयर इज नो मैच टू दैट। डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं एक्चुअली आई वांटेड टू बी अ पायलट। आप एक ऑर्गेनाइजेशन भी हेड करते हैं, फातिमा हनीफ फाउंडेशन। आई नीड टू पे बैक टू माई ओन होम टाउन। नेक नियति, हार्ड वर्क और परसिस्टेंस। आई फील दीज 3 थिंग्स अगर हूँ, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कामयाब ना हो। अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम देखने वालों को ईवो टॉक्स की एक और पॉडकास्ट के अंदर खुशामदीद कहता हूं, जहां पर हम आपके लिए ऐसी कहानियां और ऐसी शख्सियात लेकर आते हैं सामने जो कि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का बाइस बन सके। और इसी तनाजुर में आज जिस शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। एक ऐसा शख्स जिसने एक छोटे से गाँव में ज़िंदगी की इब्तिदा करी और इस वक्त इंटरनेशनल लेवल तक की रिकग्निशन अपने नाम कर चुके हैं। आइए खुशामदीद कहते हैं नन अदर डॉक्टर बशीर हनीफ साहब को। वेलकम टू द शो सर। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बड़े हमारे लिए प्राउड मोमेंट है इस वक्त कि आपने एक तो अपनी मसरूफियत में से, बहुत ही ज़्यादा मसरूफियत में से आज हमारे लिए टाइम निकाला और आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। और हम ये समझते हैं कि आपकी स्टोरी एक वन ऑफ द इंस्पायरिंग स्टोरीज़ है जिसके बारे में सबको पता चलना चाहिए। तो सबसे पहले तो खुशामदीद सर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कहाँ पैदाइश हुई, इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल करी? First of all, thank you so much for inviting me here. It's really honor for me too. You're right. मेरी स्टोरी जो है sometime I feel कि वो कहानियों वाली है। I have a very humble background. एक पंजाब में छोटा सा गांव है जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई थी, और वो इतना रिमोट था कि ना बिजली, ना पानी, ना रोड्स, कुछ भी नहीं, बिल्कुल। और कच्चे घरों में रहना, और फिर स्कूलिंग जो इनिशियल मेरी हुई वहीं पे गांव में हुई। और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं जो है वो टाटियन हूँ, कि जो घर से वो टाट लेके जाते थे, जो बोरी का एक पीस होता था और वो नीचे ज़मीन पे बिछा के जो है वो एक टीचर होता था जो पूरे स्कूल को पढ़ा रहा होता था, हम नीचे बिछा के और वहाँ पे पढ़े होते थे। प्राइमरी तकरीबन वहीं पे की सारी, और लिटरली मतलब उर्दू बोलना भी प्रॉपरली नहीं आती थी वहाँ पे। मेरे फादर जो हैं वो आर्मी में थे और कराची में पोस्टेड थे, तो मैंने छठी तक तो वहीं पढ़ा गांव में ही। और फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में मैं उस इलाके से बाहर जो है वो छठी जमात में निकला था। बाकी तालीम जो है वो मेरी कराची हुई, और बेसिकली इंग्लिश या उर्दू, मतलब इंग्लिश तो दूर की बात है, उर्दू भी जो है वो थोड़ा बोलने में शुरू में हम कहते थे वो गुलाबी पंजाबी जो है वो उर्दू और पंजाबी को मिक्स करके जो है वो बोला करते थे। तो फिर उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें जो है। अर्ली लाइफ के बारे में बताएं सर, क्या थी मुश्किलात थी? फाइनेंशियली ज़ाहिर सी बात है, फिर मौक़े इतने मिलते थे आगे बढ़ने के उस ज़माने में? नहीं, अर्ली लाइफ बहुत मुश्किल थी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हाँ फिर भी प्रॉब्ली बहुत बेहतर रही चीज़ें। लेकिन यह है कि मेरे वालिद साहब जो है, अगेन मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि एज ए सिपाही फ़ौज में भर्ती हुए थे, और उस ज़माने में तनख्वाहें भी लिटरली 50-60 रुपये या 100 रुपये तक होती थी, वालिद साहब बताते थे हमें। और जैसे मैंने कहा, एक छोटा सा कच्चा घर था जहाँ पे पूरी फैमिली, मतलब आपको पता है कंबाइंड सिस्टम होता है, सारे फैमिली वाले साथ ही रहते थे। और स्कूल भी जो है हमारे गांव में नहीं था, बल्कि काफ़ी दूर था, हमें तकरीबन 2-3 मील जो है वो पैदल चल के स्कूल जाना पड़ता था। और गर्मी हो या सर्दी हो, और सुबह सुबह आप उठ के और फिर पैदल जो है 2-3 मील जा रहे हैं, स्पेशली छोटी एज में, और फिर पैदल वापस आ रहे हैं। तो काफ़ी फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स होते थे डेफिनेटली। और बाकी जो है पढ़ाई के मामले में भी ऑब्वियसली, जैसे वो कोई ट्यूशन सिस्टम या चीज़ें तो नहीं होती। जैसे मैंने कहा, एक टीचर होता था, वो सबको पढ़ा रहा होता था, बाकी आपने खुद ही जो सीखना होता था सीखते थे और करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता। और ना सिर्फ ये, बल्कि वहाँ
जो है टीचर का तो ये होता था कि जो स्टूडेंट्स होते थे टीचर्स के घर में जाके उनका काम भी क्या करते उनका थे, काम भी करते थे मतलब उनके जो चीज़ें होती थी ज़रा से उनके घर पे अगर कुछ कराना हुआ तो वहाँ जाते थे। तो लेकिन वो मतलब एक आई थिंक आई स्टिल फील कि टीचर वालिदैन की तरह होते हैं और उनकी खिदमत करना या उनके कहे हुए काम को करना कभी हमने आर नहीं समझा उसको। आप एक ऑर्गेनाइजेशन भी हेड करते हैं, फातिमा हनीफ फाउंडेशन। मैंने हमेशा दो चीज़ें फील की थी, एक तो आई ओ बैक टू माई कंट्री। जब मैं अमेरिका में था वहाँ पे तकरीबन 15 साल रहा और वहाँ से पढ़ाई के बाद आई ऑलवेज़ वांटेड टू कम बैक कि मैं अपने मुल्क को जो है पे बैक करूँ। एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन जो मैंने हमेशा सोची थी वो ये थी कि आई नीड टू पे बैक टू माई ओन होम टाउन, जो मेरा गाँव है वहाँ पे। तो मैं ये दो वजह थी आने की, अपने मुल्क के लिए और फिर होम टाउन और वालिदैन के लिए, कि मेरे वालिद साहब को जो है, मैं अमेरिका में था, कार्डियोलॉजिस्ट था, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था, वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ और वो गांव में थे वहाँ पे, और उनके लिए जो है लिटरली बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटी सर्विस है वो भी अवेलेबल नहीं थी। और वो वहीं पे रहे। जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो इवेंचुअली वो जो हमारे करीब शहर था वहाँ पे गए, और बाय दैट टाइम बेसिकली अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, शॉक में चले गए और ब्लड प्रेशर 70s 80s में, और हार्ट मसल वीक होकर 25-30% रह गया था। तो दैट डे आई रियली फेल्ट कि मैं बेटा होने के नाते एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ अमेरिका में और मेरे वाले साहब को ये प्रॉब्लम हुआ तो आई कुडंट हेल्प हिम। तो आई रियली फेल्ट बैड एंड आई सेड, मेरा इरादा पहले भी था कि मैंने वापस जाने ही जाना है, बट दैट मेड इट मोर स्ट्रॉन्गर कि नहीं, मुझे अब तो जाने ही जाना है। तो खैर उनके लिए आया था। अब वो दोनों अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे नहीं है इस दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मुझे वो रिग्रेट नहीं है कि मैं, बहुत से लोग जो होते हैं कि आप बाहर बैठे हुए हैं, वालिदैन आपके यहाँ पे और पता भी नहीं चलता और वो नहीं होता। तो आई वॉज विद दैम इन देयर लास्ट डेज़ ऑफ लाइफ, या जो भी मैं 8-10-15 साल उनके साथ रह सका और उनकी खिदमत कर सका, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब एसेट है मेरे लिए। तो मेरा ये था कि गाँव को कुछ ना कुछ पे बैक करना है। तो मैंने काफ़ी अरसे से कोशिश में था, इट टुक मी अ वाइल, टाइम लगा, लेकिन फिर मैंने वालिदैन के नाम पे ही, फातिमा मेरी वालदा का नाम है, हनीफ वालिद साहब का नाम है, तो मैंने ये फाउंडेशन एक क्रिएट की है। तो अब जो मेरा मेन गोल है वो ये है कि वहाँ पे मैं एक हॉस्पिटल, चैरिटी हॉस्पिटल बना रहा हूँ, और मकसद उसका यही है कि उस सारे इलाके के लोगों को जो है वो तमाम सर्विसेज फ़ायदा हासिल हो सके, क्योंकि अभी भी देखें उस इलाके में कोई हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, जो हमारे करीब तरीन शहर है वो जेहलम है, और वहाँ ऑल्दो के रास्ता इतना ज़्यादा नहीं है, बट सड़कें इस तरह की हैं कि अनफॉर्चुनेटली स्टिल टेक्स एन आवर टू रीच देयर। और किसी को भी अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो बाय द टाइम वो वहाँ पहुँचते हैं इट्स ऑलरेडी टू लेट। उस ज़माने में जब इतना टफ टाइम था, जाहिर सी बात है, सोचा था कि इस लेवल तक आगे तक आ जाऊँगा ज़िंदगी में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं तो लिटरली, आप यकीन करें कि यकीन नहीं आता, और मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कम है। मतलब हर लम्हा हर वक्त जो है मैं शुक्र अदा करता रहता हूँ। मैं वालिद साहब रिटायर होकर वापस गाँव चले गए थे, मैं यहाँ पे अकेला रह रहा था जब मैं 7वीं जमात में था, अकेला रह रहा था मैं। और 10-11 साल की उम्र होगी मेरे ख्याल से। हाँ, 10-11 नहीं, 7वीं में था, हाँ तकरीबन 11-12 साल की उम्र थी। 11-12 साल की उम्र होगी। और मैं साइकिल पे तकरीबन 6-7 किलोमीटर साइकिल चला के स्कूल आता था और वापस जाता था, और वापस जाके खुद खाना बना के खाता था, अकेला रह रहा था। तो उसके बाद ये होता था कि जब बाद में वालिद साहब रिटायर होकर चले गए और जब अगली क्लास में पहुंचा तो फाइनेंशियल काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ थी। वालिद साहब ने वहाँ पे जाके बिज़नेस स्टार्ट किया एंड ही कुडंट रियली मेक इट, तो आई हैड टू सपोर्ट देम और अपने आप को भी सपोर्ट करना था। तो मैंने फिर साथ में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। तो मैं दिन में अपने स्कूल का करता था और शाम को फिर जो है वो ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था, और रात के लिटरली 12-12 बजे घर वापस आता था। और ये सिलसिला मैं मेडिकल कॉलेज तक मेरा कंटिन्यू रहा। मतलब मैं आखान से निकलता था 5-6 बजे और फिर मैं वहीं से बस पे बैठ के ट्यूशन पे जाता था पूरे शहर में। मेरा नहीं ख्याल कराची का कोई हिस्सा मैंने छोड़ा हो जहाँ नहीं गया हूँ। और कई जगहों पे आप यकीन करें कि मेरे पास किराए के पैसे नहीं होते थे, एंड आई यूज्ड टू वॉक फॉर माइल्स कि ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाने के लिए। तो मैं जहाँ रहता हूँ अभी इससे 2 गलियाँ छोड़ के मैं जो है वो ट्यूशन पढ़ाने और पैदल लिटरली जाता था हमेशा। और उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे पहले साइकिल लेके दी, और फिर उन्होंने ही जिनके पास मैं ट्यूशन पढ़ाया, फिर उन्होंने बाद में जो है 2-3 साल जब पढ़ाया उनके बच्चों को तो उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल लेके दे दी। तो मतलब ये है कि और आज मैं वहीं पे रह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने सब नेमतें दी हुई हैं। तो मतलब
इट्स अनबिलीवेबल, आई नेवर थॉट कि अल्लाह ताला इतनी इज़्ज़त देगा या इस मुकाम तक पहुँचाएगा। आपकी मैंने एक अच्छी चीज़ देखी है, आपकी इस पूरी जर्नी को मैंने देखा AKUH ने अपने एलुमनाई स्पॉटलाइट के अंदर भी जो है ना वो मेंशन किया हुआ है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रगल के ऊपर प्राउड तो ज़रूर होगा। नहीं, बिल्कुल। मैं आई ऑलवेज़ फील वेरी प्राउड एंड फील वेरी प्राउड टू टेल ऑल्सो कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरे वालिद साहब कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। और AKU की एक तो खैर चलें अल्लाह का शुक्र है मुझे खुद, बट जो AKU की हिस्ट्री है उसमें यह है कि माई सन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वाज सेकंड जनरेशन। अच्छा, कि AKU ग्रेजुएट का बेटा जो है बेटा AKU जो है ना ग्रेजुएट में जो है वो स्टार्ट किया उसने। तो दे आल्सो हाईलाइटेड दैट और ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह दे प्राउडली यूज टू टेल कि जी हाँ हमारे पास सेकंड जनरेशन भी आ गई है अब। तो सर AKUH कैसे लैंड हुए, उसका क्या कहानी है, It's ज़रा वो again हमारे very देखने वालों very को बताएं। very very interesting story। अच्छा, मेरे वालिदैन वापस चले गए थे और मैं मलिर कैंट FG पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। तो मैं रहता था खोखरा पार में, तो वहाँ से साइकिल पे आना जाना होता था। सही है। तो मेरी क्लास में मेरा एक दोस्त था, तो वो काफ़ी क्लोज था। मैं उस वक्त 8th क्लास में था। तो वो पढ़ाई में थोड़ा सा वीक था, तो मैं बेसिकली उसके साथ जो है वो काफ़ी क्लोजनेस थी। तो खैर वो दोस्ती थी उससे, तो दोस्ती करते करते उसके एक दफ़ा घर जाना हुआ। घर गया तो उनके वालिद से मुलाकात हुई। वालिद ने मेरे वालिद साहब के बारे में पूछा। जब मैंने नाम लिया तो ही एक्चुअली रिमेंबर्ड माय फादर कि उनके साथ किसी ज़माने में काम किया था। तो उन्होंने जब पूछा कि क्या कहाँ रह रहे हो क्या, तो मैंने बताया। तो ही वॉज काइंड ऑफ सरप्राइज कि तुम अकेले इस तरह से रह रहे हो। तो ही सेड कि जी व्हाई डोंट यू कम एंड स्टे विद अस। तो मैंने कहा ऐसे मतलब इतना तो नहीं होता है किसी घर में इस तरह से जाकर रहने शुरू करें। लेकिन हर मैं वो उनके साथ जाता रहा, उसके घर आना जाना रहा। उनके छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाने लगा, साथ साथ उसके साथ भी पढ़ने लगा। तो उनके साथ फिर इतनी ज़्यादा होगी, उन्होंने फिर मेरे वालिद साहब एक दफ़ा मिलने के लिए आए। तो उन्होंने उनको बुला के कहा कि जी नहीं, इसको जो है ना अब आपको मेरे पास छोड़ना होगा, हाँ यहीं रहेगा ये। और ये है कि बिल्कुल फैमिली की तरह हो गया सारा कुछ। तो वो खैर उनके साथ इवेंचुअली ऐसा हो गया कि आई इवेंचुअली मूव टू दैम और फैमिली की तरह उनके साथ रहने लगा। एंड दे यूज्ड टू इंट्रोड्यूस मी कि ये भी हमारा बेटा है। और बिल्कुल मेरे लिए एज ए सेकंड होम, सेकंड फैमिली, सेकंड पेरेंट्स की तरह उन्होंने मुझे हमेशा किया। और अल्लाह का शुक्र है कि वो 9th-10th में फिर उनके पास आ गया। खैर मेडिकल कॉलेज का जब वक्त आया तो मेरा पंजाब का डोमिसाइल था। तो मैंने पंजाब में अप्लाई किया, मेरा वहाँ पे हो गया। अच्छा, वो आर्मी में थे उस वक्त, ब्रिगेडियर थे। तो उन्होंने क्या किया, पीछे से मेरा यहाँ पे डोमिसाइल क्यों उनके साथ ही रहा था एज ए बेटे के तौर पर बनवा के, तो उन्होंने यहाँ पे मुझे अप्लाई करवा दिया। अच्छा, डॉ में मैंने स्टार्ट कर दिया, ये 85 की बात है। तो उस ज़माने में बहुत हालात ख़राब थे। आप काफ़ी झगड़े और मुख्तलिफ पार्टीज़ का वो दौर आ गया है कि जहाँ पे झगड़ा चल रहा होता था और सारी वो होती थी। तो वो इस हद तक हो गया। हालांकि मेरी किसी के साथ पर्टिकुलर एफिलिएशन तो नहीं थी, लेकिन उस ज़माने में ये MKM और पंजाबी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट NSF और ये सारे होते थे, तो उनके आपस में चल रहे होते थे। तो मुझे भी उन्होंने उसमें घसीट लिया किसी तरह से। तो मेरे वालिद साहब को पता चला, तो उन्होंने कहा नहीं तुम सब कुछ छोड़ो और ज़रा वापस आ जाओ, जो भी है वहाँ पे देख लेंगे। मैं एक ही बेटा हूँ, बहनें हैं 2 छोटी, तो उनको फिक्र होगी कि पता नहीं क्या होगा। तो इनको जब जो यहाँ पे दूसरे जो थे जिनके पास मैं रह रहा था, अंकल जो मेरे, तो उनको जब पता चला तो उन्होंने कहा नहीं तुम वापस नहीं जाओ, तुम ऐसा करो, तुम व्हाई डोंट यू अप्लाई टू AKU। तो मैंने कहा AKU उस ज़माने में हर फीस भी ठीक ठाक थी, तो मेरे लिए मैंने कहा पॉसिबल नहीं होगा। तो उन्होंने कहा डोंट वरी अबाउट इट, तुम ले लो जो भी होगा, अगर हो गया तुम्हारा तो मैं देख लूँगा। खैर मैंने अप्लाई किया और लकीली हो गया मेरा। तो मैं जब सेकेंड ईयर में डॉ में था, लेकिन यह है कि फिर इवेंचुअली आई मूव टू AKU सेकेंड ईयर में। तो वहाँ पे जो है आल्दो के मैं सेकेंड ईयर में गया था, बट फाइनली हम जब पास आउट हुए तो वो डॉ से पहले के उस ज़माने में 7-8 साल लग जाते थे पास आउट होते होते। तो इस तरह मैं जो है बेसिकली आई एंडेड अप एट AKU। तो सर आपने बताया 11-12 साल की उम्र में अकेले रह रहे थे। अगर मैं आज के दौर में 11-12 साल के बच्चे को इमेजिन करूं, वो शायद अपने घर से जनरल स्टोर जाके चीज़ नहीं खरीद सकता। उस वक्त आप अकेले रहते, कोई डर खौफ होता था, मतलब थोड़ा होता है, जिम्मेदारियां जब सर पे पड़ती हैं तो शायद इंसान सीख जाता है। बट इसमें मैं कहूँगा मेरी ज़िंदगी में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स का रोल है, वो हैं मेरे टीचर हैं जो कि उस फेडरल FG पब्लिक स्कूल में होते थे। उन्होंने ही एक्चुअली, क्योंकि मैं आके यहाँ पे कराची जब आया तो एक उर्दू मीडियम स्कूल में दाखिल हुआ, FG तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था। तो
मेरे वालिद साहब कहीं उनको ख्वाहिश थी कि जी वहाँ पे इस स्कूल में पढ़े, वो क्यों वहीं मलीर में रहते थे। लेकिन यह है कि मेरी बिल्कुल इंग्लिश तो क्या ABCD भी नहीं आती थी मुझे बिल्कुल उस वक्त। तो उनको टीचर्स वहाँ का स्कूल के थे, उनसे जाके मिले कि इस तरह मैं करवाना चाहता हूँ। जब उन्होंने पूछा कि तो उन्होंने कहा ये इस तरह से वहाँ से आया, तो उन्होंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मैं इनके इसको आपके हवाले करूँगा और आपने कराना ही कराना है। मीर मोहम्मद नाम है उनका, और अभी भी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे हैं, और उनके पास में मिलता भी हूँ, जाता भी हूँ। तो उन्होंने मुझे जो है अपनी सरपरस्ती में उसमें लिया, और उन्होंने मुझे जो है पहले 6 महीने तो बिल्कुल वो तैयारी कराई, इंग्लिश सिखाई थोड़े बहुत, ताकि मैं टेस्ट में अपीयर हो सकूं। तो टेस्ट में अपीयर हुआ, फिर एग्ज़ाम दिया, लकीली वहाँ पे मेरा हो गया। तो उन्होंने मेरी बहुत गाइडेंस की। जितना अर्सा मैं वहाँ FG पब्लिक स्कूल में रहा, आई वुड से कि ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माय लाइफ, जिसने मेरे जो है इतना ज़्यादा गाइड भी किया, हेल्प भी किया, सपोर्ट भी किया, सारा कुछ किया। कितनी ही मज़े की ज़िंदगी है अगर आप पीछे मुड़ के देखें कि यार मैं 10-11 साल की उम्र से अकेले रहना, एक सर्वाइवल की जंग अपने आप के साथ भी लड़नी और माशरे में भी जगह भी बनानी है, पढ़ना भी है, घर वालों को भी सपोर्ट करना है। बड़ा एक कहते हैं ना, एक मोटिवेशन से भरी हुई जो है ना वो स्टोरी जो है वो लगती है। चलिए सर, अब आते हैं AKUH, और AKUH में आप पास आउट हो गए। अब आपने कार्डियोलॉजी का शोबा जो है ना वो चूज़ कर लिया। और कार्डियोलॉजी का उस वक्त तो नहीं था, उस वक्त तो मेडिसिन था। हाँ, AKU से जब निकला तो ऑब्वियसली AKU में एक ट्रेंड था कि सारे ही जो है वो तैयारी करके तो अमेरिका के लिए जा रहे होते थे। मुझे वैसे सर्जरी का बहुत शौक था। सर्जरी का शौक उसको कॉलेज के ज़माने में एक्चुअली डायसेक्शंस होती हैं मेडिकल में, तो वो जब मैं करता था तो मुझे लोग हमेशा सर्जन बशीर कहा करते थे और वो मेरा टाइटल ही उन्होंने ये रखा हुआ था कि वो डायसेक्शंस वगैरह में इतना था, तो मुझे शौक था। बट यह कि सर्जरी थोड़ी सी मुश्किल भी थी, वहाँ पे मिलना, टाइम भी लंबा लगता था। तो ऑल्दो के आई अप्लाइड टू फ्यू सर्जिकल प्रोग्राम्स आल्सो, लेकिन फिर मेरा ख्याल था कि मेडिसिन में ही चला जाता हूँ तो वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो फिर मेडिसिन की रेजिडेंसी में अप्लाई किया, वहीं पे जो है फिर अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छे प्रोग्राम में जगह मिल गई। बट चूँकि मेरा रुझान थोड़ा सा सर्जरी की तरफ था, तो मुझे ये था कि कोई ऐसी प्रोसीजरल फील्ड हो कि जिसमें मैं प्रोसीजर भी कर सकूं, प्रोसीजर करने में मज़ा आए, और ये है कि उसमें थोड़ा सा थ्रिल होना चाहिए और लाइफ और एक्शनेबल चीज़ होनी चाहिए। तो उसमें मुझे लगा कि कार्डियोलॉजी इज़ द वन जिसमें कि ये सारी चीज़ें होंगी। तो कार्डियोलॉजी मिलना जो है इट यूज़ टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। वहाँ पे कार्डियोलॉजी की फ़ेलोशिप ट्रेनिंग मिलना इतना आसान नहीं होता। दैट्स द मोस्ट सॉट आफ्टर डिफ़िकल्ट फ़ेलोशिप टू गेट इनटू। और ऑब्वियसली मेरा बैकग्राउंड भी कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इनके रिसर्च वगैरह चाहिए होती है और वो सारी चीज़ें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिस प्रोग्राम में मैं था उसी प्रोग्राम जब अप्लाई किया फेलोशिप के लिए तो वहीं से मुझे ऑफ़र आ गई, तो वहीं से फिर मैंने कार्डियोलॉजी ज्वाइन कर ली। और कार्डियोलॉजी करने के बाद फिर ये है कि उसके बाद था कि जी फर्दर करने का है, तो आई ऑलवेज़ वांटेड टू कम बैक, कि मैं ये सोच के कर रहा था कि मैं पाकिस्तान जाना है तो उसमें जाना है, तो क्या चीज़ें मैं सीखूं कि जाके वहाँ पे मैं हेल्प कर सकें। तो उसमें यह था कि इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी अभी पाकिस्तान में, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी कर लेता हूँ। और वापसी के लिए जब मैंने देखना शुरू किया तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पे पाकिस्तान में थोड़ा सा लोगों को डर भी हो जाता है कि ये आएगा तो हमारे लिए मसला बनेगा, कंपटीशन आ जाता है। तो मैंने कोशिश की, मेरा इरादा ये था मैं पंजाब में वापस जाऊंगा ताकि वालिदैन के पास उनके लिए आना था और उनके पास रहूंगा। तो उसमें मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन नहीं सिलसिला हो सका। अब दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर मैं वहाँ पे, फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे कुछ अर्सा काम कर लेता हूँ और इस दौरान मैं देखता रहूँगा, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं वापस चला जाऊँगा। तो उसमें मैंने जब वहाँ पे ऑब्वियसली हम J1 वीज़ा कहलाता है जो कि एक्सचेंज विजिटर वीज़ा कहलाता है, जिस पे हम गए थे, तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि जी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद या तो आप वापस आएँ या आप जो है वो अंडर सर्व्ड एरिया में जाकर काम करें, J वेवर कहलाता है, वहाँ पे किसी छोटे इलाके में जाके काम करें कुछ अर्सा और फिर वो करें। तो मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा जॉब्स, लोकम्स कहते हैं उसको, वो करना शुरू कर दिया रेजिडेंसी के दौरान। दूसरे शहर में जाके, मैं न्यूयॉर्क में ट्रेनिंग की थी तो न्यू जर्सी जाया करता था वीकेंड पे काम करने के लिए। तो जहाँ पे मैं जाके लोकम्स करता था तो वो पेशेंट्स टेक केयर करता था। तो वो एक रात पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सिक हो गया, हार्ट के पेशेंट था, कार्डिक पेशेंट था, तो आई मैनेज हिम और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गया और अच्छा रहा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो कंसल्टेंट जो उसका इंचार्ज था कार्डियोलॉजिस्ट, तो वो आया, तो उसने जब देखा कि जी ये पेशेंट था तो उसने पूछा कौन था रात में, तो किसने बताया मैं था, तो उसने खैर मुझे कॉल किया।
तो उससे जाके मिला मैं, तो पूछने लगा क्या कर रहे हो। मैंने कहा इस तरह फेलोशिप ख़त्म कर रहा हूँ लास्ट ईयर में, तो उसके बाद क्या प्लान है। मैंने कहा मैं उसके बाद अभी तो सोच रहा हूँ कि वापस जाने का। तो ही सेड कि व्हाई डोंट यू स्टे एंड जॉइन मी। तो मैंने कहा मेरा वीज़ा का प्रॉब्लम है तो नहीं कर सकता। तो कहने लगा नहीं, देयर आर ऑप्शंस। तो आई वर्क देयर लाइक तकरीबन 3.5 years। और उसमें इसी दौरान मैं ऑप्शन देखता रहा पाकिस्तान में भी कि वो हो। अब उसके साथ मेरा इतना ज़्यादा क्लोजनेस हो गई एंड ही रियली वांटेड मी टू स्टे बिकॉज आई वाज द ओनली कार्डियोलॉजिस्ट। लकीली हुआ ये कि मैं चूँकि वापस आने का मेरा इरादा था, तो मैंने कोशिश ये की कि मैं कार्डियोलॉजी की हर फील्ड में जो है वो कर सकूं। सही। तो एक होता है नॉन इन्वेसिव जो इमेजिंग होती है, एको वगैरह, मैंने एकोकार्डियोग्राफी की बोर्ड सर्टिफिकेशन कर ली। मैंने न्यूक्लियर मेडिसिन एक चीज़ है उसकी भी बोर्ड सर्टिफिकेशन कर ली। अच्छा, पेस मेकर वगैरह जो बैटरी डालते हैं वो आमतौर पे ईपी डालते हैं, मैंने वो भी सीख लिया कि मुझे अगर करना पड़े तो मैं कर सकूं। पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी होती है, मैंने वो भी टाइम लगा के वो भी सीख लिया। फिर सीटी एंजियोग्राफी एक होती है, उसकी भी बोर्ड सर्टिफिकेशन कर ली। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर ली कि मुझे वापस आऊँगा तो मैं काम। अच्छा, उसके ग्रुप में जो है वहाँ पे भी कोई और ऐसा नहीं था जो ये सारी चीज़ें कर सके। तो ही डिडंट वांट मी टू गो बैक एंड ही सेड आई विल गिव यू व्हाटएवर यू वांट बट डोंट गो, यहाँ स्टे करो। बट आई टोल्ड हिम कि नहीं मुझे जाना है। फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है तुम ऐसा करो, चले जाओ, तो ऐसा कर लेना कि 1-2 महीने वहाँ लगा लिया करना, 1-2 महीने मेरे पास आके काम कर लिया करना। तो मैंने कहा अच्छा मुझे जाने तो दें, फिर मैं देखूँगा। तो मतलब ही ऑफर्ड मी लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब कि अगर कोई सेन बंदा होता तो शायद कहता कि नहीं यार मैं क्यों जा रहा हूँ वापस, वहाँ पता नहीं जाएगा क्या होगा, यहीं पे काम कर लो। तो वो खैर फाइनली हुआ ये कि Akhan at that time was looking for, and they said कि जी ठीक है। तो I came here, interviewed, they hired me। they said कि जी ठीक है आप ज्वाइन कर लें, लेकिन there was some issues, problems थे कुछ। तो वो इसी दौरान क्या हुआ कि तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे डॉक्टर यूसुफ कमाल नाम है उनका, तो ही वाज लुकिंग आफ्टर तब्बा एट दैट टाइम, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो वो कहीं यूएस गए, तो वहाँ पे किसी मेरे ये मीटिंग होती है, दोस्त मेरा क्लास फेलो, उससे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह हॉस्पिटल बना रहे हैं, डू यू नो एनी कार्डियोलॉजिस्ट। तो उसने कहा कि जी ये हैं मेरा दोस्त, मेरा क्लास फेलो, लेकिन ही इज़ ऑलरेडी गोइंग टू आखान, बट आप इनसे बात करके देख लें। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैंने उनसे बात की, तो कहने लगे हम इस तरह हॉस्पिटल बना रहे हैं, विल यू बी इंटरेस्टेड इन कमिंग बैक एंड ज्वाइनिंग। तो मैंने पूछा कहाँ पे है, कैसा है। तो उन्होंने बताया कि जी उधर बन रहा है और ये मतलब सेठ बना रहे हैं और सारा कुछ। तो मैंने उनको कहा, वो डॉक्टर यूसुफ कमाल भी आखान में काम कर चुके हैं, तो मैंने उनको कहा डॉक्टर यूसुफ कमाल आप कह रहे हैं मुझे कि मैं आखान को छोड़ के एक नया हॉस्पिटल जो बना ही नहीं है, और वो भी जगह देखें किस इलाके में है। उस ज़माने में हालात थोड़े ऐसे थे कि पॉलिटिकली डर ही लगता था वहाँ। तो आप चाह रहे हैं कि मैं उस हॉस्पिटल में चला जाऊँ और आखान छोड़ दूँ। तो एक वेल एस्टैब्लिश्ड सेटअप और न्यू सेटअप भी मतलब अनसर्टेनिटी ज़्यादा के साथ। तो उन्होंने कहा मुझे पता है तुम ये कहोगे, बट आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग कि जी वहाँ पे जाओगे तो यू विल बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे जो है यू कैन क्रिएट योर ओन सिस्टम, you will be your own boss, you can do whatever you want to do, you can buy whatever you want to buy, you can hire whoever you want to hire, it will be your baby। एक अलग एक्सपीरियंस होगा। अब मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं था, हॉस्पिटल में आखान से निकल के यूएस चला गया, वहाँ पे जाके भी सेटअप ऑलरेडी एस्टेब्लिश चीज़ है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो है ना वो मिलने वाला था, तो वो कुछ था ही नहीं। तो उनने जब ये कहा कि जी मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि नए सेटअप में यू विल बी basically creating the system and you will be your own boss and do whatever you want to do। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा let me think about it and I'll get back to you। अच्छा, उसके बाद I started calling my friends पाकिस्तान में, कराची में, किस तरह से मेरे पास ये ऑप्शंस हैं जो मेरे दोस्त थे या बड़े थे कि क्या करूं। तो हर कोई कहे कि तुम पागल हो, आखान छोड़ के जो है वहाँ जाओगे, क्या हो गया तुम्हें। तो मैंने बहुत सोचा, और इसी दौरान I had little bit kind of differences with the AKU management regarding कि किस तरह से हायरिंग होगी, क्या होगा, क्या मेरा रोल होगा। तो आई रियली गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड आई सेड, मैंने डॉक्टर यूसुफ कमाल को कॉल किया कि जी ठीक है ज्वाइन। फर्स्ट डे मैं जब जाने हॉस्पिटल सेटल होने के बाद थोड़ा हॉस्पिटल जाने के लिए गया, घर से गया, तो पहले बात तो उस तरफ मेरा कम ही जाना होता था, आखन गए या इधर वापस, इधर यहाँ नर्सरी में ही मैं रहता था।
तो वहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा टाइम लगा। अच्छा, जब मैं उस जगह पे पहुँचा, मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ कि ये तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट कहाँ है, नहीं किसी को, तो किसी को पता ही नहीं कि तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट, यहाँ तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, आप हॉस्पिटल किसकी नहीं बात कर रहे हो। खैर काफ़ी मैं उधर ही घूमता रहा इर्द गिर्द। फाइनली किसी ने मुझे कहा कि ये कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो शायद इसको पूछ लो जाके। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही हर तरफ पत्थर ब्लॉक्स पड़े हुए। मैंने कहा ये क्या आप कह रहे हैं, ये नहीं होता। खैर मैंने कहा चलें पूछता हूँ। वहाँ जाके पूछा तो उन्होंने कहा हाँ हॉस्पिटल ही बना रहे हैं, लेकिन नाम नहीं पता कि तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट है। तो उन्होंने किसी दूसरे को मुझे रेफ़र किया, उसने जाकर मैंने पूछा, कहने लगा हाँ यही है। मैं तो लिटरली सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार ये मैंने क्या इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर ली कि देखा भी नहीं, और ये कह रहे हैं कि रेडी है, और मतलब यहाँ तो कुछ है भी नहीं अभी कंप्लीट हुई है। खैर मैंने डॉक्टर यूसुफ कमाल का पूछा, उन्होंने कहा वो ऑफिस फलां जगह पे है, वो मुझे ले गया उनसे मिलवाने। मैं मिला जाके, एंड आई वाज रियली स्टार्टेड काइंड ऑफ लाउड वॉइस में, मैंने कहा ज़ुबान आपने ये क्या किया, आप तो मुझे कह रहे थे कि आ जाएं रेडी है, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो कहने लगे नहीं अभी तुम हो जाएगा 1-2 महीने में, आई वांटेड यू टू कम अर्ली, ताकि आप जो है खुद चीज़ों को सेट कर सको और देख सको, अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को कर सको। मैंने कहा नहीं 2-3 महीने तो नहीं है, तो अभी तो ठीक ठाक टाइम लगेगा, आप क्या बात कर रहे हैं कि 2-3 महीने में हो जाएगा। तो मैंने पूछा बाकी लोग कहाँ हैं, कह लगा बाकी लोग कौन से, तुम ही हो, तुमने बाकी लोगों को लेकर आना है और आपने वो स्टार्ट कर पूरी टीम बनानी है। मैंने कहा ले भाई, मैं तो लिटरली घर आ गया। मैंने कहा यार ये मैंने क्या ब्लंडर कर दिया है बगैर देखे हुए। यार वो आ गए थे, तो उसके बाद सोचा कि ठीक है अल्लाह मालिक है। तो आई जॉइंड दैम इन अगस्त ऑफ 2004। तो आई स्टार्ट गोइंग देयर, और फिर लिटरली वो सिविल इंजीनियर्स और उनके साथ मिल के जी कहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके उनके साथ मिलके फिर लोगों को जब हायर करने की बारी आए, अब जिससे बात करूँ कहे क्या बात कर रहे हो, हेजिटेट हो कि जी तुम तो आप पागल हो, वहाँ आगे हो, हम थोड़ी आगे, वहाँ कौन दिखाने आएगा। और अगेन उस ज़माने में पॉलिटिकल हालात ऐसे थे, कोई आते हुए भी लोग डरते थे वहाँ पे, तो बहुत ही मुश्किल होती थी। लिटरली आई हैड टू बेग पीपल टू ज्वाइन। आई वांटेड टू हायर ए नर्स फॉर कैथ लैब प्रोसीजर्स के लिए। आई वेटेड फॉर दैट नर्स लिटरली सिटिंग आउटसाइड 4 hours बिफोर आई कुड इवन मीट हर। मतलब मुझे कोई जानता ही नहीं था, और मिलने के लिए भी जो है वो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसमें यह है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, जैसे कैसे मुझे मिलते गए एक एक करके, और फिर उनके साथ बैठ के दिन रात सारे पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स बनाना, ट्रेनिंग करना, सारा कुछ करना, सारी चीज़ें। लेकिन उसका फ़ायदा भी हुआ, एक तो यह है कि लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, फिर दूसरा ये भी फ़ायदा हुआ कि लोग जो थे उनको शुरू से ट्रेन करके लाए। जो एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने की, और मैं कहता हूँ हमारी सक्सेस की मेन वजह वो है, वो यही है कि शुरू में लिटरली हाउसकीपिंग स्टाफ को भी मैं खुद मिल के उनसे बात करके उनसे जो है वो वायरिंग की थी, और हर एक को यही कहा कि अगर टेक्निकली आपको कोई चीज़ नहीं आती वो आपको सिखा देंगे, लेकिन एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात करने का तरीका जो है पेशेंट के साथ, फैमिलीज़ के साथ, लोगों के साथ, वो आपका हुस्न अखलाक अगर आपका सही है, बाकी सारी चीज़ें जो है कवर हो जाती हैं। बैड लक ये हुई, बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी। रज़ाक तब्बा साहब जो कि इसके वो थे जिन्होंने विजन थी, उन्होंने देखा था कि जी मुझे ये बनाना है। ही डाइड जस्ट अबाउट 1 month बिफोर इनॉग्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ हार्ट अटैक। तो इट वाज सो सैड उस वक्त जो है वो इट वाज काइंड ऑफ ए वेरी डेवास्टेटिंग कि अब पता नहीं क्या होगा, बाकी को करेगा या नहीं करेगा, और वो सारा कुछ। तो इट टुक अस आई थिंक 5-6 महीने लगे। मैंने बहुत से लोगों को यहाँ पे अप्रोच किया, कोई भी आने को तैयार नहीं होता था, बट देयर वर फ्यू पीपल जिन्होंने ज्वाइन कर लिया। वही बात है कि मैंने अगेन पेशेंट्स को टाइम देना, पेशेंट से सही तरीके से बात करना, फैमिलीज़ को एक्सप्लेन करना। अगर मैंने किसी की एंजियोग्राफी की है तो आई विल कॉल द फैमिली इनसाइड, शो द पिक्चर्स कि ये प्रॉब्लम है, ये करना है, ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो दैट रियली काइंड ऑफ पाकिस्तान में करते हैं कुछ लोग, लेकिन ज़्यादातर लोग इतने बिजी होते हैं, दे डोंट हैव टाइम टू डू थिंग्स, इतना ज़्यादा वो काउंसलिंग की तरफ तवज्जो नहीं होती है। तो वो उससे जो है वो बहुत फ़र्क पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशेंट एक दफ़ा आया उसके बाद उसकी सारी फैमिली जो है वो हमारे पास आई। वर्ड ऑफ माउथ इज़ द बेस्ट मार्केटिंग। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वी वर थिंकिंग कि इट्स गोइंग टू टेक टाइम, लेकिन विद इन ए ईयर हमने इतने प्रोसीजर्स और इतने पेशेंट्स देख लेते कि वी थॉट कि इट विल टेक 2-3 years टू डू दैट। और उस इलाके में हर कोई हॉस्पिटल भी नहीं था, लोगों की ज़रूरत भी थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि
फैमिली की सपोर्ट की वजह से वेलफेयर प्रोग्राम इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो वाहिद प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे कोई भी पेशेंट आता है इमरजेंसी में, तो अगर आपके वो पैसा नहीं है तो यू विल बी टेकन केयर ऑफ। तो उसकी वजह से अल्लाह ताला ने फिर ऑटोमेटिकली सक्सेस, फिर वो लोग जिनकी मैं मिन्नतें किया करता था जाके, दे वांटेड टू कम बैक एंड जॉइन, दे जॉइन अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं अगर देखूं आपकी ज़िंदगी में या आपकी सक्सेस का जो राज है वो बड़े बोल्ड डिसीजंस हैं। 11-12 साल की उम्र में अकेले रहना, अमेरिका से उस वक्त वापस आना जब सब अमेरिका जा रहे थे, और एक ऐसी ऑफ़र को ठुकरा देना जो लोगों के लिए ख्वाब होती है, फिर यहाँ आके एक ऐसे हॉस्पिटल को ज्वाइन करना जिसका मौजूद ही नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं थोड़ा सा अंदर से अगर देखें ना डरपोक वाक़या हुआ हूँ, लेकिन अमलन तो नहीं लगे सर। अमलन तो बिल्कुल जो है भी नहीं आई है। थिंक अल्लाह ताला की मेहरबानी कह लें या जो भी कह लें, मेरा ये ईमान है कि आई थिंक अगर आप मेहनत से नेक नियति से काम करते हैं ना तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते खोल देता है और चीज़ें खुद बहुत ही कामयाबी की तरफ चली जाती हैं। हर किसी की ज़िंदगी में एक टाइम आता है जब वो इंसान अपने आप से ना सवाल करता है कि यार मेरा ज़िंदगी का क्या मकसद है, मुझे क्यों भेजा गया है। मैं डॉक्टर बशीर हनीफ से पूछना चाहता हूँ, वो मकसद आपको मिल गया है? प्रॉब्ली 90% मकसद मुझे मिल गया है, सही ठीक है ना। और मैं आपको बताऊँ कि मैं अमेरिका से वापस आया, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, ठीक है ना। ऑल्दो के लोग वहाँ पे ऑब्वियसली ड्रीम करते हैं कि वहाँ पे जाएं और सब कुछ करें, मैं जो पिछले 20 साल में यहाँ पे आके अचीव कर सका हूँ ना, मैं सारी ज़िंदगी वहाँ पे नहीं कर सकता था। जो प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन यहाँ आपको काम करके मिलती है ना, देयर इज़ नो मैच टू दैट। एवरी डे व्हेन आई गो होम आई फील आई मेड सम डिफरेंस इन समवन्स लाइफ। ये फीलिंग मुझे वहाँ पे नहीं मिलती, 13 साल रहने के बाद भी नहीं मिली। जो पेशेंट के मुंह पे या फैमिली के मुंह पे जिस तरह से वो आपको दुआएं दे रहे होते हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, या जितने वो खुश होते हैं, वो चीज़ वहाँ पे नहीं है। ट्रेनिंग के हवाले से मेरा था, कोशिश थी कि मैं ऐसी ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकूं जैसी वहाँ पे होती है। तो मेरा डे 1 से ये प्लान था और मैंने ये शर्त रखी थी। एक्चुअली प्राइवेट हॉस्पिटल को इस चीज़ पे इतना ज़्यादा होता नहीं है, नहीं इतराज़ नहीं, उनको इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता ट्रेनिंग में, उनका तो काम होता है जी कमर्शियल एस्पेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो मैंने उनको कहा था कि मुझे ट्रेनिंग करानी है यहाँ पे और मैं शुरू से ही ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखूँगा, तो इस चीज़ के लिए आपको एग्री करना पड़ेगा। तो दे सेड ठीक है हम कर लेंगे उसमें। तो बाद में जब ट्रेनिंग का वक्त आया तो इवन मैंने अपनी जो इनकम थी उसमें से फेलोज की सैलरी को कंट्रीब्यूट किया कि जी मैं उसमें करना चाहता हूँ। और आई थिंक आई वुड से कि ये वाहिद हॉस्पिटल है कि अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे हॉस्पिटल शुरू हुए तो हमने CPSP से फेलोशिप ट्रेनिंग कार्डियोलॉजी में अप्रूव करा के ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, जो कि नॉर्मली इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वी वर एबल टू डू दैट इन सच ए शॉर्ट पीरियड। तो जनरल कार्डियोलॉजी में ट्रेनिंग शुरू कराई। फिर उसके बाद मेरा था कि जी ये जो इंटरवेंशन जिसे हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं उसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में पूरे में नहीं होती थी और CPSP के बाद भी नहीं थी। तो आई वांटेड टू हैव ए फॉर्मल ट्रेनिंग उसके लिए भी। तो उसके लिए इट टुक मी ऑलमोस्ट 5 years बिकॉज हर कोई कहता था कि जी ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो मैं CPSP के पीछे बढ़ गया कि नहीं ये होनी चाहिए, प्रॉपर फेलोशिप होनी चाहिए, प्रॉपर एग्ज़ाम होना चाहिए इसके लिए। तो उनको कन्विंस करने में भी टाइम लगा, लिटरली 5 साल लगे। सारा करिकुलम लिखा कि किस तरह से ट्रेनिंग होगी, क्या होगी, एग्ज़ाम किस तरह से होगा, एंड हैड टू प्रेजेंट इट सेवरल टाइम्स। एंड जैसे मैंने कहा कि लिटरली वो जूतियाँ रगड़ने वाली बात है। आई यूज़ टू गो टू CPSP ऑलमोस्ट एवरी वीक कि वहाँ उनसे जाके रिक्वेस्ट करता था कि ये होनी चाहिए। तो फाइनली दैट गॉट अप्रूव्ड, ठीक है, और ट्रेनिंग शुरू हो गई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो है प्रॉपर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी की फेलोशिप ट्रेनिंग होती है। एंड वी वर द फर्स्ट हॉस्पिटल जो इस ट्रेनिंग के लिए अप्रूव हुआ एंड वी स्टार्टेड द ट्रेनिंग दैट। सेकंड जो अल्हम्दुलिल्लाह जो एक बहुत बड़ा वो अचीवमेंट थी वो ये भी थी कि एंजियोप्लास्टी की सोसाइटी एक पहले होती थी जिसको हमने एक किस्म का कुछ और दोस्तों के साथ मिलकर रिजुविनेट किया, दोबारा शुरू किया। और पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की एंजियोप्लास्टी की एक प्रॉपर कॉन्फ्रेंस शुरू कराई पाकिस्तान लाइव के नाम से, ठीक है। इससे पहले नहीं होती थी और बहुत ही हम्बल बिगनिंग से शुरू किया। एंड आज वो कॉन्फ्रेंस इज़ वन ऑफ द मेजर इंटरनेशनल मीटिंग्स जहाँ पे पूरी दुनिया से लाइव केसेस और पूरी दुनिया से फैकल्टी आती है। बिल्कुल। और वो अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू डू इट और दैट हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू ट्रेन
द अदर पीपल ऑल्सो। और ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। और मेरा एक नहीं होता, ऑलवेज देयर इज़ अ टीम बिहाइंड इट। एक पर्सन ठीक है सामने आ जाता है, बट देयर लॉट ऑफ पीपल एंड आई कैन नॉट थैंक ऑल दोज पीपल जिन्होंने मुझे हेल्प की हर लेवल पे और सपोर्ट किया और हम यहाँ तक पहुँचे, चाहे वो हॉस्पिटल ले लें या बाकी जो मैंने अभी बातें की उन सब की। तो बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, कुछ थोड़ी सी मज़ीद रहती हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। जो मैंने गांव में ये फाउंडेशन और हॉस्पिटल बनाया, ये भी मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी डे वन से, और अल्लाह का शुक्र है अब वो इवेंचुअली हो रही है। सही। सर ये बताएं, 20 साल हो गए तकरीबन टब्बा को जी ज्वाइन किए हुए। 20 साल पहले जो डॉक्टर बशीर हनीफ थे वो कैसे थे और अब कैसे हैं? इस पूरे जर्नी में 20 साल में आप कितना ट्रांसफॉर्म हुए एज ए इंडिविजुअल? एज ए इंडिविजुअल आई थिंक बेसिक चीज़ें तो नहीं चेंज होती, बट यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। मैं चूँकि आगा खान उससे पहले तो बहुत ही क्या कहना चाहिए सीधा सादा वो था, जिसे मतलब लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम होती थी, और आई ऑलवेज बीन वेरी शाय। मेरे वाले साहब हमेशा मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि मैं बात ही नहीं करता, बोलता नहीं हूँ। एक चीज़ का जो आपको क्रेडिट जाता है, पिछले 5 साल से टब्बा जो है वो प्लेटिनियम परफॉर्मेंस अवार्ड जीतता आ रहा है फ्रॉम 2021 टू 2025। क्या समझते हैं टब्बा ने ऐसी क्या चीज़ अडॉप्ट की हुई कि ये अवार्ड जो है वो 5 साल से जो है ना वो? देखिए ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी या उनका एक डेटाबेस है, NCDR कहलाता है, नेशनल कार्डियोवास्कुलर डेटाबेस रजिस्ट्री, जो वो US हॉस्पिटल के तमाम प्रोसीजर्स के एथलम में होते हैं ना, उनका डाटा वो ऑनलाइन एंटर किया जाता है और फिर कुछ 3 महीने के बाद आपको एक बेंचमार्क रिपोर्ट मिलती है कि आपका हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल के मुकाबले में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो उसमें हुआ ये कि मेरी ख्वाहिश थी कि हम तब्बा को उसमें शामिल करें। तो आई अप्रोच देम एंड आई सेड कि जी मैं शामिल होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा दिस इज़ ओनली फॉर US हॉस्पिटल्स और इंटरनेशनल नहीं है। तो आई केप्ट गोइंग बैक टू देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आई सेड कि जी नहीं, मैं US ट्रेंड हूँ, मैं पाकिस्तान में आया हूँ, आई वांट अपना हॉस्पिटल, इसको आपको शामिल करना पड़ेगा। पहले तो खैर उन्होंने कहा जी हमें अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, ये वो सारा कुछ। अच्छा, अप्रूवल सारे हो गए तो उसके बाद कहने लगे ठीक है, वी विल टेक योर सेंटर एज द फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर इस चीज़ में अंदर, लेकिन यू हैव टू पे $50,000 ए ईयर टू बी, उसकी फ़ीस है एनरोलमेंट होने के लिए। तो मैंने कहा मैं $50,000 पाकिस्तान में रहते हुए कहाँ से दूंगा, 50,000 रुपीज़ भी होती तो बात ही, डॉलर तो इम्पॉसिबल है। तो आई टोल्ड देम कि ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, फिर ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। बट अगेन आई डिड नॉट गेट डिसवेडेड कि जी नहीं हो सकता। आई केप्ट सेइंग नहीं हो जाएगा। I met president, I met every person in the American College of Cardiology. I said कि जी मुझे करना है, we are not that strong financially, economically, पाकिस्तान इतना नहीं है, तो please do something about it. It took me another 3 years, but eventually they basically came down to $5,000. 50,000 से $5,000 पे उन्होंने कहा हमने स्पेशल, तो persistently आप पीछे पड़े हो तो हम कर देंगे। तो तब्बा was the first hospital and we started entering our data. But in the meantime ये 3 साल में मैंने ये किया, मैंने कहा अगर वहाँ पे नहीं हुआ ना तो I will do something on my own. तो मैंने उन्हीं के डेटाबेस का जो वो ऑनलाइन था उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यहाँ पे, और ऑब्वियसली कुछ कोलीग्स थे जिनकी हेल्प से डॉक्टर असद पठान कंट्रीब्यूटेड टू दैट अ लॉट आल्सो, हु वर्क्स विद मी। तो हमने मिलके एक लोकल सॉफ्टवेयर बना लिया कंपनी के साथ मिलके, और उसमें जो है बेसिकली आई वुड से कि उसमें यहाँ पे बदकिस्मती से रिसर्च की फंडिंग तो इतनी ज़्यादा होती नहीं है, बट ये है कि उसमें डेफिनेटली फॉर मी आई वुड से कि आई वुड ओपनली थैंक देम कि दे सपोर्टेड राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू डेवलप दैट सॉफ्टवेयर। ठीक है, और उसको हमने क्या किया कि ऑनलाइन किया, और हमने कहा कि ये सेम सॉफ्टवेयर पे हम डेटा अपना जो है वो डालेंगे। और सर इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था वो भी ज़रा बताएं। इसका नाम है कार्डिक। इनिशियली तो खैर हमने यही कहा था कि जी एक किस्म का वो डेटाबेस पाकिस्तान के लिए, बट लेटर ऑन इसका नाम हमने कार्डिक रजिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रखा, क्रॉप के नाम से, और कैथ PCI फिर क्यों क्रॉप की अब डिफरेंट वो शुरू हो गए। तो उसमें जो है पहले हमने ये किया कि सिर्फ तब्बा का डाटा उसमें डालना शुरू किया। अब आई वांटेड कि दूसरे सेंटर्स भी डालें, लेकिन दूसरा सेंटर कोई भी एग्री नहीं कर रहा, डाटा शेयर करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। तो इट टुक मी तकरीबन 5-6 years टू गेट ओनली 4 or 5 सेंटर्स। उनको मैंने पर्सनली कन्विंस किया कि डाटा प्राइवेसी होगी, कोई शेयरिंग नहीं होगी, और ये प्लीज़ आप एंटर करना शुरू करो। तो 4-5 हॉस्पिटल ने डालना शुरू कर दिया डाटा उसके अंदर।
तो देन जो मैं कहता ना उन्होंने फ़ीस कम की, तो आई अप्रोच बैक टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च की, देखिए मैंने अपना ये डेवलप कर लिया, तो मैं अपना कर लूँगा, तो आप लोग प्लीज़ कर लें तो बेहतर है। तो फिर ये एग्रीड कि जी ठीक है हम कर लेते हैं, और उस तरह से तो वो खैर हम अपना डेटा उधर भी एंटर कर रहे थे और इस अपनी क्रॉप में भी वो कर ये जा रहे थे। अच्छा, लकीली क्या हुआ कि मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, वो स्टेंट स्कैंडल एक आया था कि जी जाली स्टेंट यूज़ होते हैं और डॉक्टर्स यहाँ पे जो है 5,000 का स्टेंट मिलता है और ये कर लेते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नोटिस ले लिया, तो उन्होंने कहा कि जी ये क्यों, क्या हो रहा है। तो उस वक्त मैं प्रेसिडेंट था सोसाइटी का, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी का। तो हम लोग भी चंद दोस्तों के साथ मिल के वी बिकेम पार्टी टू दैट। तो सुप्रीम कोर्ट सेट के जी इसका क्या हाल होना चाहिए, वी सेट के जी इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ताकि सब उसको फॉलो करें। तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप हमें स्टैंडर्ड्स लिख के दें। तो वो फिर मैंने बैठ के जो आमतौर पे यूएस में भी फॉलो होते हैं, तो आई रोट द स्टैंडर्ड्स, और उसमें फिर लिखा कि कैथ लैब में क्या होना चाहिए, कैथ लैब में क्या मिनिमम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और क्रेडेंशियलिंग क्राइटेरिया कि कौन एंजियोप्लास्टी कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। यहाँ पहले पूछने वाले नहीं था, तो वो भी मैंने उसमें लिखा। और फिर मैंने उसमें ये भी डाल दिया कि जी अगर आपकी कैथ लैब आपने रन करनी है तो आपको रजिस्ट्री का पार्ट होना पड़ेगा, यू हैव टू एंटर द डेटा इन द रजिस्ट्री। अगर वो नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। तो लकीली क्या हुआ कि वो सारा जो डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा कैथ लैब स्टैंडर्ड्स के नाम से था 2017 का, तो वो सुप्रीम कोर्ट मेड दैट पार्ट ऑफ देयर जजमेंट। ओके, तो वो ये था कि वो हो गया कि जी ये तो अब एसओपी हो गया और हर एक को ये फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो वो कैथ लैब नहीं रन कर सकते। सही, ठीक है। अच्छा, वो हो तो गया, बट अब मसला ये था कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाए। ठीक है ना, तो इम्प्लीमेंट आए, कौन कराएगा, कैसे कराएगा, सोसाइटी के पास तो ये अथॉरिटी नहीं है। तो वो खैर हम कोशिश करते रहे 2-3 साल, काफ़ी कोशिश की, नहीं कुछ जिससे बात करो वो कहेंगे जी आप कौन होते हैं कराने वाले हमें। तो हालांकि वो ऑर्डर था लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का मसला था। तो फिर हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि जी ये तो कुछ नहीं हो रहा, हमने ऑर्डर तो दे दिया लेकिन इसको फॉलो नहीं हो रहा। तो देन दे कॉल्ड, अब उस वक्त तक हेल्थ केयर कमीशन बन गए थे, तो उन्होंने हेल्थ केयर कमीशन, फेडरल गवर्नमेंट, उन सबको कॉल किया और उनको कहा कि जी दिस डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड और एवरी कैथ लैब इन पाकिस्तान विल बी इंस्पेक्टेड। और वो ये कि अगर फॉलो कर रही है ये डॉक्यूमेंट तो वो चल सकेगी, अदरवाइज उसको बंद कर दिया। तो उसके बाद फिर जो है वो उसमें के बाद भी हर काफ़ी मुश्किल रही, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली वो लोग कहते थे हमारे पास लोग नहीं है डेटा एंट्री वाले, ये सारा कुछ। उसमें अगेन फार्मियो हेल्प अस ए लॉट टू प्रोवाइड द ह्यूमन रिसोर्स और हार्डवेयर जो भी था चीज़ें दी हमें कि जी हम वो कर सकें। तो उस लिहाज से जो है कि वो फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो डेटा एंट्री शुरू हो गई और आज जो है ऑलमोस्ट 194 कैथ लैब्स हैं पाकिस्तान में जो कि डेटा एंटर कर रही हैं। अभी भी चैलेंजेस हैं उसमें काफ़ी सारे कि कैसे एक्यूरेसी और क्वालिटी और ये वो सारा कुछ, बट एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो ले लिया। अब ग्रेजुअली टाइम के साथ इवॉल्व होते जाएंगे, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। अब हमने दूसरी भी शुरू कर दी, ये तो कैथ पीसीआर रजिस्ट्री है, फिर हमने हार्ट फेलियर की रजिस्ट्री शुरू कर दी है, फिर हमने अभी प्रेगनेंसी और हार्ट डिजीज़ की रजिस्ट्री शुरू कर दी है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता डिवाइस रजिस्ट्रीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उम्मीद है कि ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी इंशाल्लाह। सर मैंने एक किताब पढ़ी थी 2 साल पहले, 7 ट्रेट्स ऑफ लीडरशिप। उसके अंदर 7वां जो लीडरशिप का एक क्वालिटी होती है ना लीडर की, उसमें जो लिखी थी वो मुझे आज उसकी एक जो है ना प्रैक्टिकल दिख रहा है कि लीडर अपने ड्रीम्स के लिए ज़िद्दी होता है। उसे दुनिया मना कर देना कि ये नहीं हो सकता, वो अपने लिए रास्ता खुद बनाता है। मैं बता रहा हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस मुझे इन सारी चीज़ों में मिलती रही है और अब भी मिल रही है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अगेन आई वुड से कि नेक नियति, हार्ड वर्क और परसिस्टेंस, आई फील दीज 3 थिंग्स अगर हूँ, मतलब लिटरली मेरा ये ईमान है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कामयाब ना हो। सही से। सर आपने बहुत सारे प्रोफेशनल अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल्स निभाए। PSIC के आप प्रेसिडेंट रहे, CPSP के डीन रहे, और एक जो सबको जिस पे सबसे ज़्यादा फ़ख्र है वो है कि आप गवर्नर रहे ACC पाकिस्तान चैप्टर के। तीनों रोल्स के अंदर, और अभी आप टब्बा में ज़ाहिर सी बात है एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। चारों रोल्स के अंदर कौन सा काम मुश्किल था? आई थिंक सबसे ज़्यादा चैलेंजेस तो ऑब्वियसली टू एस्टेब्लिश ए न्यू इंस्टीट्यूट फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो, उसमें मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा चैलेंजेस रहे, ख़ासकर स्टार्टिंग में। आप यकीन करेंगे पहले 3 साल तब्बा के शुरू करने के बाद आई डिड नॉट टेक ए सिंगल डे ऑफ, आई वाज ऑन कॉल 24/7। ठीक है ना,
तो इट्स नॉट ईजी कि किसी को आज तो लगता है कि ना कि सब कुछ इतना सामने बड़ा खड़ा है, सेटअप बन गया, लेकिन उसके पीछे कितनी एफर्ट रही है ये नहीं पता लोगों को। तो सो दैट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। बाकी जो तीनों रोल्स हैं उसमें मतलब यह है कि इतनी ज़्यादा नहीं होती, डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेफिनेटली होती है, एंड यू हैव टू फुलफिल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एज ए डीन कार्डियोलॉजी का था तो उसमें भी हमने कोशिश की कि चीज़ों को बेहतर कर सकें, जैसे कि हमने फेलोशिप शुरू कराई, फिर करिकुलम को रिवाइज़ किया, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे भी एग्ज़ाम सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की। सोसाइटी में जब थे तो उसमें भी हमने ये पाकिस्तान लाइव शुरू की, और सोसाइटी को ये है कि ऊपर लेके आया, अब हर कोई वांट टू ज्वाइन, और वो सारा कुछ है। ACC गवर्नर, आई एम स्टिल ACC गवर्नर, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी का पाकिस्तान चैप्टर का गवर्नर हूँ, और काफ़ी मेजर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वी रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट देयर फोरम सारी एक्टिविटीज़ में। दैट्स अगेन एक बहुत बड़ा ऑनर है, और अल्लाह का शुक्र है कि वी हैव बीन डूइंग दैट, और अपनी यंग जनरेशन को कोशिश कर रहे हैं कि आगे लेकर आएँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, क्योंकि कल के इन्होंने ही चलाना है। ACC की मीटिंग हुई स्पेन में भी, और आपने वहाँ क्रॉप को, कार्डियक रजिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक NCDR का रेप्लिका कह लें हम उसका, अगर हम कहें, उन्हीं को आपने प्रेजेंट किया। जी बिल्कुल। क्या उनके तासुरात क्या थे कि यार आप जहाँ एक $50,000 फीस देके करवाना है, एक बंदे ने अपनी एफर्ट से खुद एक बहुत बड़ा सिस्टम बना लिया? नहीं, ये तो इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि नाउ दे हैव मेड मी पार्ट ऑफ देयर स्टीयरिंग कमेटी। NCDR की जो स्टीयरिंग कमेटी है, आई एम वन ऑफ द मेंबर्स उसका, और वो जब भी वो मीटिंग होती है तो दे ऑलवेज एक्नॉलेज एंड रिकग्नाइज कि आई वॉज द वन एंड तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट द फर्स्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जिसने ये किया है, एंड दे फील प्राउड अबाउट इट ऑल्सो कि जी ठीक है, उनको देख के चीज़ें, क्योंकि उनका गोल अब मतलब सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका में, बल्कि उनको इंटरनेशनल भी उनको आगे लेके जाना है, और उनकी कोशिश होती है कि उनकी जो चीज़ें हैं वो इंटरनेशनली भी बेसिकली इम्प्लीमेंट हों, और चीज़ों को हार्ट केयर को बेहतर किया जा सके। तो इट्स ऑलवेज गुड फॉर देम ऑल्सो। मोर देन 40 पब्लिकेशन है सर आपकी, इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स के अंदर? तो 55-60 से ऊपर हैं। 55-60 हो गई। क्या चीज़ है ऐसी कि जिसने एकेडमिक साइड से भी जो है वो आपको जोड़ के रखा हुआ है? पाकिस्तान में नंबर 1 जो अमवात की वजह है वो दिल की बीमारियाँ हैं, और दिल की बीमारियाँ भी यंग लोगों में है, ठीक है ना, 20s 30s 40s में। जबकि US में मैं था तो वहाँ पे 50s से कम अगर कोई चेस्ट पेन के साथ आता, हार्ट के बारे में सोचते भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो 20s में भी आया तो आपको सोचना पड़ता है कि खुदा ना खास्ता हार्ट ना हो, और आपको उसकी इवैल्यूएशन करानी पड़ती है। तो लेकिन डिस्पाइट दिस फैक्ट हमारे पास रिसर्च और डाटा बिल्कुल नहीं है कि क्यों हो रहा है। नो बीइंग ए साउथ एशियन इज़ ए रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़, ठीक है ना, तो क्यों हो रहा है ये किसी को नहीं पता। तो मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं कुछ ना कुछ इस हवाले से स्टडीज़ और रिसर्च कर सकूं। तो उसके लिए जो है मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था कि फ़ंडिंग जो है अरेंज हो सके, बट ऑब्वियसली फ़ंडिंग भी यहाँ मुश्किल से मिलती है, ख़ासकर जब आप इंटरनेशनली तो नहीं मिलती, नेशनल लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो it took me a while, but eventually I was able to convince someone, again one of the industry people, कि जिस तरह से स्टडी होनी है, एंड दे रियली हेल्प ए लॉट। और हमने इस स्टडी शुरू कर दी है, 2 साल हो गए हैं इसको, पाक सेहत के नाम से। तो इसका है कि पाकिस्तान स्टडी ऑफ प्री मैच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस इन यंग एडल्ट्स, ठीक है। और उसका मकसद ये है कि देखा जाए कि यंग लोगों में क्यों हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा था। इसमें हमने क्या किया कि पूरे पाकिस्तान से 2000 यंग लोगों को लिया जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट का, ठीक है, और उनको बेसलाइन तमाम जो उनकी हिस्ट्री है, फिज़िकल एग्जामिनेशन है, सोशो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, बाकी सारी चीज़ें ओवरऑल जो उनसे रिलेटेड हैं, फैमिली हिस्ट्री, ईटिंग हैबिट्स, एक्टिविटी, सारी चीज़ें नोट की। फिर उनके सारे ब्लड टेस्ट करवाए, फिर उनका एक CT एंजियो कराया उन सब का, फिर एक अल्ट्रासाउंड कैरोटिड आर्टरी जो नेक की होती है उसका कराया। तो इन सब का बेसलाइन करवाया, और फिर हम इनको अब लॉन्ग टर्म फॉलो करेंगे अगले 10 साल तक, ठीक है ना, और देखेंगे कि किसको क्या होता है और क्यों होता है ये। सो दैट इज़ फर्स्ट टाइम इन साउथ एशिया में ये चीज़ हो रही है। और ये अगेन इसका जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स हैं ये भी अभी जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की मीटिंग थी उसमें जाके हमने प्रेजेंट किए हैं, और इट्स अलार्मिंग, द रिजल्ट्स आर रियली अलार्मिंग। ये हेल्दी यंग एडल्ट जो रैंडमली सेलेक्ट किए गए थे
उसमें से अभी जो प्रिलिमिनरी हमारी एनालिसिस हुई है उसमें 70 to 80% ऑफ द पीपल आर ओबीज. ओबेसिटी इतनी ज़्यादा है. ऑलमोस्ट 70% हैव हाई कोलेस्ट्रॉल. ठीक है. 48% ब्लड प्रेशर वाज हाई एंड 30% वर डायबिटिक. सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. मैं जब इस बारे में पढ़ ही रहा था तो मैंने बड़े ख़तरनाक नंबर मुझे सामने को देखने को मिले कि पाकिस्तान में 50% केसेस जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के हैं वो 50 साल से उम्र के कम उम्र के लोगों में, और उसमें से भी 15% ऐसे हैं जो 40 साल की उम्र से भी कम लोग. ऐसा ही है. तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ये स्टडी की. दिल का मसला ऐसा है कि एक दफ़ा हो गया तो इट्स ए लाइफ लॉन्ग थिंग. ये नहीं है कि आप हफ्ता महीना 2 महीने, चाहे आप एंजियोप्लास्टी करा लें या बाईपास करवा लें, वो आपके साथ लगा रहेगा. सर कहते हैं कि इंसान, आपकी बात को कंटिन्यू करूँगा, कि बोलना शायद 3-4 साल में सीख जाता है, लेकिन सारी ज़िंदगी नहीं सीख पाता कि कब और कैसे और क्या बोलना है. बिल्कुल. ये इंसान का इवॉल्विंग प्रोसेस है. ऐसा ही है. ये तजर्बा आपको सिखाता है. तजर्बा आपको सिखाता है. तजर्बा वो कंघी है जो गंजा होने के बाद मिलती है. गंजा होने के बाद मिलती है. सही बात है. तो आप जैसे जैसे आप उससे एनकाउंटर करेंगे चीज़ों को, आपको पता चलता जाएगा. सही. तो ये चीज़ है. आपके बारे में कहा जाता है यू आर अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स. तो अक्सर लोग इसको लेते हैं यार बहुत ना सख्त मिजाज हैं सर. ये जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे हमें थोड़ा फीडबैक मिला कि सर ना बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज है. तब्बा फैमिली है. दे थिंक कि जी मैं बहुत ही लीनियंट हूँ लोगों के बारे में, जबकि मैं खुद मेरे लिए हैरान कौन थी. कुछ अर्सा पहले ही, बल्कि अभी मेरा एक जूनियर फैकल्टी है, वो आया कि कहने लगा जी मुझे आपसे बहुत डर लगता है. तो आई वाज लाइक सरप्राइज. और फिर मेरी फैमिली एक दफ़ा कोई दाखिल हुआ हॉस्पिटल में, तो वो खैर उन्होंने जब बताया कि मेरी फैमिली है, तो ऐसे मजाक में उन्होंने, ये वो कुछ हो रहा था तो उन्होंने कहा जी वो डॉन BHR है. BH मुझे बशीरा नहीं, तो उन्होंने कहा डॉन BHR है. तो वो तो आपकी टीम, हमारी टीम ने भी मुझे पिछले एक हफ्ते से बोला था सर आ रहे हैं, ज़रा देख लिएगा सर आ रहे हैं. मैंने कहा यार क्या हो गया, सर भी इंसान ही है, ऐसा मामला नहीं है. ऐसी बात नहीं. सर एक चीज़ जो मैंने आपके लिंक्डइन, आई होप कि अब वो इम्प्रेशन आपका बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल सही. सर एक मैंने आपकी लिंक्डइन की पोस्ट देखी, उसमें एक पेन था, उस पेन के टॉप पे लिखा हुआ था द नंबर 1 डैड जी. इस बारे में बताएं. मुझे बड़ा वो हार्टफेल्ट टाइप वाले ना एक इमोशन आया कि यार इस साइड के बारे में, एक साइड हम देख रहे हैं डॉन BHR हैं, दूसरी साइड ये वाली है. बच्चों के साथ कोशिश तो हम अपनी तरफ से करता रहा हूँ कि किसी तरह से फैमिली और वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकूँ, बट इतने ज़्यादा चैलेंजेस और इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ के साथ इट्स नॉट इजी टू रियली डू द जस्टिस टू द फैमिली. और उसमें डेफिनेटली फैमिली सफ़र करती है. और मैं अभी भी एक जो मेरा रिग्रेट है, जो अक्सर लोगों को एंड में शायद जाके होता है, कि जितना टाइम मुझे फैमिली को या बच्चों को देना चाहिए था मैं नहीं दे सका. ठीक है ना. जैसे मैंने बताया कि पहले 3 साल तक आई डोंट गो एनीवेयर, आई वाज ऑन कॉल 24/7. तो ऑब्वियसली मैं कहीं उनको नहीं लेके जा सका. या कहीं बच्चों को US से इतना अर्सा रहने के बाद यहाँ पे लाना, दे हैड वेरी डिफ़िकल्ट टाइम टू एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था. मेरी बेटी जो एक स्कूल में जब आके आई तो वहाँ पे उर्दू तो खैर ऑब्वियसली वहाँ थे तो नहीं थी, तो उर्दू तो नहीं आती थी, साथ में सिंधी भी पढ़नी थी. हाँ, ये तो, बड़ा मसला. तो वो लिटरली डेली आके घर में जो है और मैं हॉस्पिटल में पूरा दिन और शाम को आके उसका रोना, सिंधी पढ़नी पड़ रही है. तो ये सारे मतलब डिफ़िकल्टीज़ रही हैं, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि जो भी पॉसिबल मैक्सिमम हो बच्चों के साथ टाइम गुजार सकूं और उनको टाइम दे सकूं, या उनके साथ स्कूल जाना या कहीं बाहर लेके जाना है या कुछ है तो वो करता रहूं. बट डेफिनेटली उनको गिला रहा है कि जी हमें इतना टाइम नहीं दिया जितना देना चाहिए था. सही से. सर थोड़ी सी अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएं, क्या करते हैं हॉस्पिटल से निकल के सैटरडे संडे, अदर देन हॉस्पिटल क्या लाइफ में जो है वो. हॉबीज़ का टाइम पहले तो खैर कम ही मिलता रहा है, लेकिन अब कोशिश करता हूँ. ऑब्वियसली वीकेंड पे फैमिली से मिलना, इधर उधर जाना थोड़ा बहुत हो जाता है. बाकी यह है कि जो मेरी कोशिश होती है कि जो अपने मरीज़ों को बताता हूँ वो ख़ुद भी कुछ उसकी प्रैक्टिस करूँ, खाली प्रीच ना करूँ. तो एक्सरसाइज और डाइट इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं. हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है डॉक्स ऑन व्हील्स, तो उसमें डॉक्टर्स ही हैं ज़्यादातर आखन के, और मैं भी उनके साथ होता हूँ. तो हम लोग साइकिलिंग पे हफ्ते में 4 दिन जो है सुबह तकरीबन हम 5:45 बजे निकलते हैं
और फिर जो है वो 25 से 30 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं, और देन आई गो फॉर एक्सरसाइज ट्रेनिंग। वहाँ पे भी हमने कुछ दोस्त मिल के, दोस्त के घर पे जो है वो सेटअप किया हुआ, वहाँ ट्रेनर आता है, तो वो हिट जो है वो होती है, तो वहाँ पे 3 दिन मैं वहाँ पे भी जाता हूँ। और बाकी यह है कि टीवी या मूवीज़ वगैरह जो है वो वीकेंड वगैरह पे जो है वो बैठ के देखते हैं। मैंने ये पढ़ रहा था कि जिस दिन साइकिलिंग नहीं करते तो उस दिन 5 किलोमीटर की फिर रनिंग भी करते हैं। नहीं, रनिंग तो नहीं, बट उसमें वॉकिंग, हाँ, वॉकिंग हो जाती है और फिर एक्सरसाइज हो जाती है। सर आपकी ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे, कोई एक पैगाम जो आप समझते हो कि आप हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देते हैं? बी हम्बल, बी नाइस टू अदर्स, नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये कि जब आप एज ए डॉक्टर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आपके टेबल पे मरीज़ बैठा हुआ है कि मरीज़ की फैमिली बैठी होती है, ऑलवेज़ थिंक फॉर ए मोमेंट कि आप खुद उस तरफ बैठे होते या आपका अपना कोई फैमिली मेम्बर उस तरफ बैठा होता, बहन भाई या माँ बाप, तो हाउ वुड यू लाइक टू बी ट्रीटेड और केयर्ड फॉर। सही। तो फिर आप में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज ए फिजिशियन मेरी नज़र में चीज़ है वो है एम्पैथी। पेशेंट को फील होना चाहिए कि यू केयर फॉर देम। ये नहीं कि जी आप एज ए डॉक्टर आए, प्रिस्क्रिप्शन लिखी तो दैट्स इट। आपने उनको कंसर्न शो करना है, एम्पैथी शो करनी है, टॉक टू देम नाइसली, आंसर देयर क्वेश्चंस, ठीक है। और मुझे समझ में नहीं आता जो लोग एटीट्यूड दिखाते हैं कि अपने लिए तो वो कहते हैं कि जी बेस्ट कोई आपसे बात करे और अच्छी से अच्छी चीज़ होनी चाहिए, जब दूसरे पे बात आती है तो ऑल ऑफ ए सडन यू डोंट केयर एंड यू डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। तो मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि प्लीज़ अगर और कुछ यहाँ से सीखो या ना सीखो, ये ज़रूर सीखना कि बी हम्बल, बी नाइस एंड ऑलवेज ट्रीट योर पेशेंट्स और अदर पर्सन एज योर फैमिली मेम्बर। अनगिनत दिलों का इलाज करने के बाद अगर आखिर में आपसे ये पूछा जाए कि आपके नज़दीक सेहतमंद दिल की क्या तारीफ़ है? जो वाकई अंदर से खुश हो, सेटिस्फाइड हो कि जो कुछ आप कर रहे हैं या जो आपका ज़िंदगी में मकसद है वो आप पूरा कर रहे हैं, और आप अगर अपने आप से सेटिस्फाइड हैं, तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट हार्ट देन एनीथिंग एल्स। सही। एक और सवाल जो सर बनता नहीं है पूछने का, क्योंकि जितने आप पैशनेट हैं अपने प्रोफेशन को लेके, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, अगर डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते इस वक्त? क्या कर रहे होते? अच्छा, इट्स इंटरेस्टिंग कि मैं एक्चुअली आई वांटेड टू बी ए पायलट। अच्छा, सही। और मैंने जो है एक्चुअली अप्लाई भी किया था जीडी पायलट के लिए, उससे मेडिसिन में अप्लाई करने से पहले या जाने से पहले। तो आई वाज एक्चुअली रिजेक्टेड। मेरा ये बर्थ मार्क है, पोर्ट वाइनस्टाइन इसे कहते हैं, तो इसकी वजह से मेडिकल में जो है वो रिजेक्ट हो गया था। तो अदरवाइज आई वुड हैव बीन। सर आप तीसरे कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो बोल रहे हैं जिसको जीडीवी पायलट बनना था। आज से पहले भी 2 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें बोला है कि वो भी जीडीवी पायलट बनना चाहते हैं। यानी कि कोई ना कोई कोरिलेशन है जीडीवी पायलट और कार्डियोलॉजिस्ट बनने का। अरे यार, मेरे तो फादर थे वहाँ पे, तो आई थिंक आई सही। सर आखिर में आपकी लेगेसी के बारे में पूछना चाहूँगा, क्या चाहते हैं अगर 20-25 साल बाद, 50 साल बाद, जाहिर सी बात है हम ना रहें, किसी महफिल में तस्करा हो रहा हो डॉक्टर बशीर हनीफ का, किस नाम से याद किया जाए आपको? मतलब आई थिंक कि वो इस तरह से याद होना चाहिए कि हाय किसी का दिल नहीं दुखाया किसने, ठीक है। मैं चाहूँगा कि कोई ये कहे कि हाँ जी वो ठीक है, डॉक्टर तो थे ही थे लेकिन एक अच्छे इंसान भी थे। सही। और उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया। सर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अब लास्ट सवाल पूछूंगा, सुबह उठते हैं, बहुत कुछ अचीव कर लिया है, क्या एक चीज़ है जो हॉस्पिटल की तरफ आपको ले जाती है, मोटिवेट करती है कि हाँ यार जाना है? आई थिंक वही जो अगेन आई थिंक एवरी डे अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है कि जो रिस्पेक्ट या अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल तो अपनी जगह पे ही हैं, लेकिन जो किसी और की लाइफ में आप चेंज या खुशी ला सकते हैं, तो वो जो मैंने पहले बात की ना, आपको जो अंदर से सेटिस्फेक्शन और दिल में इत्मीनान जो खुशी होती है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, किसी पेशेंट को मैं अगर ज़िंदगी बचा सकता हूँ उसकी, या उस पेशेंट को तकलीफ़ दूर करके उसको बेहतर कर सकता हूँ, या उसकी फैमिली को खुशी प्रोवाइड कर सकता हूँ, सो एंड दैट हैपन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टेक्स मी देयर
मेक्स मी फील कि जी मुझे जाना है और करना है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत मज़ा आया आपसे एक तो बात करके, आपकी कहानी सुन के। आई एम श्योर ये कहानी बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पायरिंग होगी और एक मोटिवेशन का बाइस होगी, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। और यहाँ पर अपने तमाम देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करूँगा और उनको ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब की कहानी वो कहानी है जिससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर आप ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करें तो अल्लाह उसके रास्ते जो है वो ज़रूर बनाता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके आज ही हमें बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।